अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से, जिसमें हमारा सेकंड लेक्चर है आज। और इसमें हम देखेंगे कि सेलिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इससे जो पहला हमारा लेक्चर था उसमें हमने ये देखा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन कितनी तरह का हो सकता है और उसकी नेचर या उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आज हमने देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो कि प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का, इसके फ़ीचर्स क्या हैं। फ़ीचर्स यानी कि उसकी नुमायाँ खसूसियात कह लें आप, या आप कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसमें क्या दिया गया है कि वो उसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर कैसे होंगे। तो ये सारा उसके फीचर्स में आ जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है वो इन्फोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973 को। और किसने इसको इन्फोर्स किया था? जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन 14 अगस्त 1973 बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टो। देन हमारे पास सेकंड मेन हेडिंग आ जाती है फीचर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमने इसके फीचर्स देखने हैं कि ये किस टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी नेचर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि ये लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ नहीं होगा तो हम कहेंगे कि ये अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि ये इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट है और कोडिफाइड है। इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट का मतलब ये है कि इसको पार्लियामेंट ने पास किया है, और कोडिफिकेशन का मतलब यह है, कोडिफाइड का मतलब यह है कि इसको कोड्स में डिवाइड कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ 60 to 63, तो आप कहेंगे क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एमएनएस। अगर मैं कहूँ आर्टिकल 199, तो आप कहेंगे जी जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। तो क्या हुआ, उसको कोड्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि पार्लियामेंट ने पास किया हो और कोडिफाइड हो, उसको हम बोलते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। और पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, ये इसकी फर्स्ट फीचर आ जाती है। देन आ जाता है हमारे पास प्रीएम्बल। हर एक्ट के शुरू में आपने देखा होगा कि प्रीएम्बल दिया होता है। प्रीएम्बल क्या कहता है? प्रीएम्बल बताता है कि इस एक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, यानी कि इसमें जितनी भी प्रोविजंस ऐड की जाएंगी उसके बेसिक प्रिंसिपल्स, उसका बुनियादी प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि वो किसके मुताबिक होगा। तो पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 को एज अ प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऐड किया गया है, जिसके मुताबिक ये ही है कि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ होगा, सोवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। तो प्रीएम्बल हमें क्या बताता है? वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हुए जिन प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व किया जाएगा। प्रीएम्बल हर एक्ट के शुरू में दिया होता है। अगर आप उसको पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या बता रहा है। वो यही बताएगा कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किन प्रिंसिपल्स को देखते हुए वो बनाया जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास सेमी रिजिड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है? तो रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिटरमाइंड बाय अमेंडमेंट प्रोसीजर, यानी कि हम उस कॉन्स्टिट्यूशन, अगर हमने देखना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है या फ्लेक्सिबल है, तो हम उसके अमेंडमेंट प्रोसीजर को देखेंगे। अगर तो उसका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट जो है वो इजी है तो वो फ्लेक्सिबल होगा। अगर वो मुश्किल है उसको अमेंड करना तो वो रिजिड होगा। अब पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हम सेमी रिजिड क्यों कहते हैं? कि ये रिजिड तो है, इसको अमेंड करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इसके लिए हम इसको बोलते हैं सेमी रिजिड। तो आर्टिकल 238 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर। देन आ जाता है हमारे पास नंबर 4 फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर और प्रोविंसेस में पावर को डिवाइड किया जाता है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही होती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी काम कर रही होती हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे ही है कि पावर्स को सेंटर और प्रोविंस में डिवाइड किया गया है। सेंटर में यानी कि फेडरल लेवल पे जो है वो पार्लियामेंट काम कर रही है, और प्रोविंशियल लेवल पे प्रोविंशियल असेंबलीज काम कर रही हैं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो सेंटर और प्रोविंस में, उसको हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम है? फेडरल सिस्टम। क्योंकि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि पार्लियामेंट भी है और प्रोविंशियल असेंबलीज भी हैं।
देन आ जाता है हमारे पास नेशनल एंड ऑफिशियल लैंग्वेज। अब 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी हमारे पास? उर्दू। और ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी थी? इंग्लिश। अब ऐसा क्यों किया गया? 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 15 ईयर्स के लिए ना इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया, क्योंकि उर्दू से ज़्यादा लोग फेमिलियर नहीं थे। तो ये कहा गया कि इन 15 सालों में हम अपने जो इंग्लिश का लिटरेचर है या इंग्लिश बुक्स हैं उनको उर्दू में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसलिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 15 साल के लिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया, और वो 15 साल 1988 में कंप्लीट हो जाते हैं। तो 2017 में जस्टिस एस खवाजा ने क्या किया? उन्होंने उर्दू को नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया, क्योंकि इंग्लिश को जो 15 साल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया था वो 15 साल पूरे हो चुके थे 1988 में। तो क्या हुआ? पाकिस्तान की अब प्रेजेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। देन आ जाता है हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब एक मुल्क में ना दो तरह की गवर्नमेंट हो सकती है, या तो प्रेसिडेंशियल होगी या होगी पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल में होगा कि प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है और वो मोर पावरफुल है देन प्रेसिडेंट। सॉरी, प्रेसिडेंट जो है वो मोर पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होगा? जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो मोर पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू प्रेसिडेंट। अब अगर हम पाकिस्तान में देखें तो प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल है, तो पाकिस्तान की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या हुई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देन आ जाता है हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शंस। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर सिटीज़न जो कि 18 साल का होगा वो वोट कास्ट कर सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, फीमेल हो, मेल हो, ट्रांसजेंडर हो। सिर्फ 18 साल का होना चाहिए और उसके पास पाकिस्तान की सिटीज़नशिप होनी चाहिए, वो वोट कास्ट कर सकता है। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है पाकिस्तान में। इसके लिए और कोई क्राइटेरिया रिक्वायर नहीं है। देन आ जाता है हमारे पास सिंगल सिटीज़नशिप। अब सिंगल सिटीज़नशिप का मतलब ये है कि अगर एक बंदा सिंध का जो है ना वो डोमिसाइल है उसके पास, अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो पंजाब, केपीके या बलोचिस्तान में कोई अपना राइट इन्फोर्स नहीं करवा सकता या कोई प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकता। वो कुछ भी कर सकता है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, अपना कोई कारोबार कर सकता है, अपनी कोई प्रॉपर्टी खरीद सकता है, अपना कोई राइट उसका अगर इन्फ्रिंज हो रहा है किसी और एरिया में जिसका वो रहायशी नहीं है, वो उसको इन्फोर्स करवा सकता है। इसका मतलब है सिंगल सिटीज़नशिप, यानी कि सिर्फ पाकिस्तान की सिटीज़नशिप आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये नहीं है कि आप किस प्रोविंस में रहते हैं वगैरह वगैरह। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिंगल सिटीज़नशिप, यानी कि पाकिस्तान की अगर आपके पास सिटीज़नशिप है तो पाकिस्तान के किसी भी एरिया में आप कोई भी काम कर सकते हैं। देन आ जाता है हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब है दो ऐवानी मुकन्नना। मुकन्नना का मतलब होता है कानून साजी करने वाला, और ऐवान का मतलब होता है हाउस, कह लें आप। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है पाकिस्तान में जिसमें दो हाउसेस हैं, एक अपर हाउस है और एक लोअर हाउस है। अपर हाउस सेनेट है जिसकी 104 सीट्स हैं, और नेशनल असम्बली है लोअर हाउस जिसकी 342 सीट्स हैं। तो एक फेडरल सिस्टम के लिए बाईकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम ही सूट करता है, क्योंकि उसमें पावर्स को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है सेंटर और प्रोविंस में। तो पाकिस्तान में बाईकैमरल लेजिस्लेचर ही है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, अपर हाउस सेनेट एंड लोअर हाउस नेशनल असम्बली। देन आ जाता है हमारे पास इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होगी, वो बगैर किसी इन्फ्लुएंस के, बगैर किसी और इदारे की इंटरफेरेंस के, एग्जेक्टिव के या लेजिस्लेचर के अपने काम को करेगी, जो भी उसका मेन काम है जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। यानी कि जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, खुद मुख्तार होगी। देन आ जाता है हमारे पास होल्डिंग ऑफ रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब है अवामी राय हासिल करना, किसी भी ख़ास मामले में अवाम की राय लेना कि अवाम क्या चाहती है। तो अब पाकिस्तान चूँकि डेमोक्रेटिक स्टेट है, इसलिए 7th अमेंडमेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दे दी गई थी कि वो रेफरेंडम होल्ड करा सकता है किसी भी मामले में जिसमें प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि इसमें अवाम की राय लेना ज़रूरी है। जिस तरह अगर हम पाकिस्तान में कश्मीर इशू को ही ले लें, तो अगर इन्होंने कश्मीर से रिलेटेड कोई फ़ैसला करना है, तो अब चूँकि पाकिस्तानी अवाम के जज्बात कश्मीर से जुड़े हुए हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि चलो इसमें ना रेफरेंडम
होल्ड करा लेते हैं, अवाम की राय ले लेते हैं कि अवाम क्या चाहती है, और ये 7th अमेंडमेंट के थ्रू प्राइम मिनिस्टर को ये पावर दी गई थी। देन आ जाता है हमारे पास हाई ट्रीजन। हाई ट्रीजन का मतलब होता है संगीन गद्दारी, यानी कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करने की कोशिश करता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू, तो उस पर हाई ट्रीजन का केस होगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के जो 2 कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956 और 62 वो एब्रोगेट हो गए थे। तो इसलिए आर्टिकल 6 जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट ना कर सके। अगर वो ऐसा करता है तो उस पर हाई ट्रीजन का केस होगा, संगीन गद्दारी का। देन आ जाता है इंक्लूजन ऑफ न्यू कमीशन, यानी कि पाकिस्तान में इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल बनाई गई। अब जैसा कि प्रीएम्बल हमने पढ़ा, प्रीएम्बल ने कहा हमें बेसिक प्रिंसिपल बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को होना चाहिए इस्लाम के मुताबिक। अब जो है इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल वो बनाई गई ताकि अगर कोई भी न्यू लॉ बनता है, कोई भी जो है वो पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करती है, तो उसमें इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल देखेगी कि ये इस्लामिक है या अन इस्लामिक है। तो ये एक नया फीचर ऐड किया गया 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में। देन आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, और चैप्टर 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, जिनकी वॉयलेशन पे हमें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी प्रोवाइड करेगा कि अगर आपका कोई राइट वायलेट हो रहा है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रेमेडी देगा। वो उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। और पाकिस्तान में डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, एजुकेशन एंड रिलीजन एट्सेट्रा। इनको इंशाल्लाह हम फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक्स में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इधर सिर्फ आप ये समझ लें कि फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। देन आ जाता है लास्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, यानी कि रियासत के बुनियादी असूल, यानी कि रियासत किन असूलों पे काम करेगी। तो इसमें पहला असूल इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगे। देन जी वुमेन पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाया जाएगा। देन आ जाता है हमारे पास कि बैकवर्ड एरियाज़ की डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी। तो ये थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कि रियासत किन असूलों पर काम करेगी, स्टेट किन असूलों पर काम करेगी, किन असूलों के मुताबिक काम करेगी। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें तो आज हमने क्या देखा कि फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देखे हमने, जिसमें हमने इसके डिफरेंट फीचर्स डिस्कस किए। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ये साइनॉप्सिस बना देती हूँ ताकि आप ना इन साइनॉप्सिस को याद कर लें, और जो मैं बोलती हूँ उसको ना आप बेसिक कंसेप्ट ले लें, और फिर आप इसकी सेल्फ राइटिंग भी करके पेपर में लिख सकते हैं ईजीली। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।